नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे विभाजित आयताकार आरेख की रचना करना, जो कि भूगोल विषय में प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आइए सीखते हैं विभाजित आयताकार आरेख की रचना करना। अब हम दिए गए उदाहरण में भारत में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2013-14 के अनुसार की सहायता से एक विभाजित आयताकार आरेख की रचना करेंगे। तालिका में देखने से ज्ञात होता है कि यहां पर वर्ष 2013-14 के अनुसार भारत की 6 प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल या कहें बोया गया क्षेत्र, जो कि मिलियन हेक्टेयर में है, के आंकड़े दिए गए हैं। इन 6 प्रमुख फसलों में से एक फसल है चावल, दूसरी गेहूं, तीसरी मक्का, चौथा बाजरा, पांचवा चना, छठा तिलहन। इस प्रकार वर्ष 2013-14 के अनुसार भारत की इन 6 प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल, जो कि मिलियन हेक्टेयर में है, इन फसलों के नाम के सामने अंकित किया गया है। और इन सभी 6 फसलों के क्षेत्रफल का कुल योग है 130.8 मिलियन हेक्टेयर। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्ष 2013-14 में भारत में 130.8 मिलियन हेक्टेयर पर ये 6 फसलें बोई गई थी, या कहें इन 6 फसलों का कुल क्षेत्रफल था 130.8 मिलियन हेक्टेयर। तो हमें इन आंकड़ों की सहायता से एक विभाजित आयताकार आरेख की रचना करना है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आपके सामने भारत की 6 प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2013-14 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं। जरूरी नहीं यह 6 से अधिक फसलों का आंकड़ा भी हो सकता है, या इनसे कम फसलों के क्षेत्रफल का भी आंकड़ा हो सकता है। इसके अलावा यहां पर क्षेत्रफल के अतिरिक्त फसलों के उत्पादन से संबंधित भी आंकड़े हो सकते हैं, या फिर खनिज उत्पादन से संबंधित भी आंकड़े हो सकते हैं, या इनके अलावा किसी देश, प्रदेश, राज्य, जिला या अन्य प्रशासनिक इकाई के क्षेत्रफल से संबंधित आंकड़े भी हो सकते हैं, या उनकी जनसंख्या से संबंधित भी आंकड़े हो सकते हैं। आंकड़े किसी भी प्रकृति के हो, हमें प्रश्न अनुसार उन आंकड़ों की सहायता से विभाजित आयताकार आरेख की रचना करनी है। जैसा कि आप समझ गए हैं, यहां पर हमें वर्ष 2013-14 के अनुसार भारत में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल के आंकड़ों की सहायता से एक विभाजित आयताकार आरेख की रचना करनी है। और यहां आपके सामने 6 प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल के आंकड़े, जो मिलियन हेक्टेयर में है, वो दिए गए हैं। और इन आंकड़ों की सहायता से हम एक विभाजित आयताकार आरेख बनाएंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे एक विभाजित आयताकार आरेख की रचना कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक उचित मापनी या पैमाने का चयन करना होगा, और पैमाने का चयन करते समय हमें कागज के आकार तथा दिए गए मूल्यों को ध्यान में रखना होता है। हमारे द्वारा चयन की गई मापनी इतनी बड़ी भी ना हो कि बनाया गया आरेख का कुछ भाग पेपर शीट से बाहर जाए, या फिर चयन की गई मापनी इतनी भी छोटी ना हो, इतनी भी लघु ना हो कि बनाया गया आरेख का हम स्पष्ट अध्ययन ना कर पाए। इस प्रकार हमें एक उचित मापनी का चयन करना होता है। इसके बाद हमें मापनी के अनुसार प्रत्येक मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है।
यानी मापनी के चयन कर लेने के पश्चात प्रत्येक मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इसमें कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है। ठीक है, इस प्रकार हम मापनी के अनुसार प्रत्येक मूल्य तथा उन सब मूल्यों के कुल योग को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें कुल मूल्य से संबंधित जो आयत बनेगा या कहें कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाला जो आयत होगा उस आयत की चौड़ाई हम हमारी सुविधा के अनुसार मान लेंगे। और इसके बाद उस कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए उस चौड़ाई का उस कुल मूल्य के आयत के क्षेत्रफल में भाग देकर ज्ञात कर लेंगे। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुल मूल्य से संबंधित जो आयत है उस आयत का क्षेत्रफल है 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत की चौड़ाई हमने हमारी सुविधा के अनुसार 4 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत की लंबाई। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, कुल मूल्य से संबंधित जो आयत का क्षेत्रफल है उस आयत के क्षेत्रफल में हमने जो चौड़ाई मानी है उस चौड़ाई का भाग दे देंगे और मान आएगा 15। इस प्रकार कुल मूल्य से संबंधित या कहें कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर जो हमने मानी थी। ठीक है, इस प्रकार कुल मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेने के पश्चात इसी तरीके से हम प्रत्येक मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ध्यान रहे कि प्रत्येक मूल्य से संबंधित जो आयत बनेगा उस आयत की चौड़ाई कुल मूल्य के आयत की चौड़ाई के समान होगी। और आप समझ सकते हैं कुल मूल्य से संबंधित जो आयत है उस आयत की चौड़ाई हमने 4 सेंटीमीटर मानी है। इस प्रकार प्रत्येक मूल्य से संबंधित जो आयत होगा उन सभी की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी और लंबाई ज्ञात हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने कुल मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई ज्ञात की थी। इसके लिए हमें प्रत्येक मूल्य से संबंधित जो आयत है उसके क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग देकर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें जो करना है वो हम ये करेंगे कि पेपर शीट पर सबसे पहले हम कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाला जो आयत है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के अनुसार हम एक आयत बनाएंगे और इसके बाद अन्य मूल्यों से संबंधित जो उप आयत हैं उनकी लंबाई के अनुसार उनके चिन्ह लगा लेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि जैसा मैं बता चुका हूं कि सभी उप आयतों की चौड़ाई कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत की चौड़ाई के समान होगी, इसलिए चौड़ाई के निशान हमें नहीं काटने हैं, सिर्फ हमें लंबाई के निशान लगाने हैं। ठीक है, और इसके बाद सभी उप आयतों में हम एक अलग प्रकार की छाया भर देंगे और
अंत में हम आरेख के ऊपर शीर्षक और नीचे उसकी मापनी का उल्लेख कर देंगे। ठीक है। आरेख की रचना करने से पहले हमें गणना कार्य करना होगा और इसके लिए हम एक 5 कॉलम वाली तालिका बनाएंगे। और आप देख सकते हैं इस तालिका के शुरुआती 2 कॉलम में प्रश्न में दी गई सूचनाओं को हूबहू अंकित किया गया है। पहले कॉलम में फसलों के नाम अंकित कर दिए हैं, जबकि दूसरे कॉलम में इन फसलों के क्षेत्रफल को जो मिलियन हेक्टेयर में है अंकित कर दिया है। और सबसे नीचे हमने इन सभी फसलों के क्षेत्रफल के कुल योग को अंकित कर दिया है। ठीक है। इसके बाद हम एक उचित पैमाना लेंगे और आप देख सकते हैं हमने जो पैमाना लिया है वह है 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर, यानी आयत का 1 वर्ग सेंटीमीटर आकार प्रदर्शित करेगा फसल का 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसके बाद इस मापनी के अनुसार हम प्रत्येक फसल के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। साथ ही हम इन सभी फसलों के क्षेत्रफल के कुल योग को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। और इसके लिए हमें इन सभी फसलों के क्षेत्रफल में मापनी का भाग देना होगा, या दूसरे शब्दों में कहें इन सभी फसलों के क्षेत्रफल को मापनी से विभाजित करना होगा। आप देख सकते हैं यहां सभी फसलों के क्षेत्रफल में 2 का भाग दिया गया है और जो मान निकल कर आएगा वह इन सभी फसलों के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल होगा। जैसे उदाहरण के लिए चावल के फसल के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल होगा 21.95 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अंत में हम इन सभी फसलों के क्षेत्रफल के कुल योग को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसके लिए भी हम इन सभी फसलों के क्षेत्रफल के कुल योग में मापनी का भाग देंगे जो हमने दिया, और जो मान निकल कर आएगा वह है 65.4 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इन सभी फसलों के क्षेत्रफल के कुल योग को प्रदर्शित करने वाला जो आयत होगा उस आयत का क्षेत्रफल होगा 65.4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। इस प्रकार हमने मापनी के अनुसार सभी फसलों तथा इन सभी फसलों के क्षेत्रफल के कुल योग को प्रदर्शित करने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। ठीक है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने पैमाना माना है 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर। आप अपनी सुविधा के अनुसार अन्य कोई पैमाना भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने माना 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 5 मिलियन हेक्टेयर, तब आप इन सभी फसलों तथा इन सभी फसलों के क्षेत्रफल के कुल योग को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 5 से विभाजित करेंगे। जैसा कि हमने यहां पर मापनी के अनुसार 2 से विभाजित किया है, तब आप जब 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 5 मिलियन हेक्टेयर मानेंगे तब 5 से विभाजित करेंगे। ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है। अब हम, जैसा कि मैंने बताया, कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का निर्धारण हम करेंगे। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाले आयत का क्षेत्रफल है 65.4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम इस आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो बताना चाहूंगा लंबाई हम हमारी सुविधा के अनुसार मानेंगे, जैसा कि यहां पर हमने माना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। आप इससे ज्यादा या इससे कम भी मान सकते हैं। और कुल मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसके क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग देंगे, और जैसा कि हमने दिया, यानी 65.4 को 4 से विभाजित करने के बाद जो मान आएगा वह होगा 16.35 सेंटीमीटर। यानी कुल मूल्य
को प्रदर्शित करने वाला जो आयत होगा उस आयत की लंबाई होगी 16.35 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर, जो हमने हमारी सुविधा के अनुसार माना है। बताना चाहूंगा, आपने यदि यहाँ पर चौड़ाई 4 से अधिक ले ली तब लंबाई कम हो जाएगी, यदि आपने चौड़ाई 4 से कम ली तो लंबाई अधिक हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आप कुल मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई ज्ञात कर लेने के पश्चात, चौड़ाई आप अपनी सुविधा के अनुसार मान लेंगे और लंबाई ज्ञात कर लेने के पश्चात आप अन्य फसलों से संबंधित जो आयत बनेंगे उन आयतों की लंबाई भी ज्ञात कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, अन्य सभी फसलों से संबंधित जो आयत बनेंगे उनकी चौड़ाई कुल मूल्य से संबंधित जो आयत है उसकी चौड़ाई के बराबर होगी, इसलिए हमने यहाँ पर सभी के सामने 4 लिखा है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर चौड़ाई कुल मूल्य से संबंधित आयत की चौड़ाई है, ठीक है। और इन सभी फसलों से संबंधित जो आयत होंगे उनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए इन सभी फसलों से संबंधित जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें चौड़ाई का भाग देख करके ज्ञात कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए चावल की फसल के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने वाले आयत की लंबाई होगी, तो इसके लिए हम चावल की फसल से संबंधित आयत के क्षेत्रफल में चौड़ाई जो कि 4 सेंटीमीटर है उसका भाग देंगे और मान निकल कर आएगा 5.49 सेंटीमीटर। इस प्रकार चावल की फसल से संबंधित जो आयत बनेगा उसकी चौड़ाई तो सभी की तरह समान होगी यानी 4 सेंटीमीटर, जबकि लंबाई होगी 5.49 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार हमने सभी फसलों तथा इन सभी फसलों के क्षेत्रफल के कुल योग से संबंधित जो आयत है उनकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कर ली, ठीक है। इसके बाद हम आयत की संचित लंबाई ज्ञात करेंगे और इसके लिए हम सबसे पहले चावल से संबंधित जो आयत है उसकी लंबाई लिख देंगे। इसके बाद चावल से संबंधित आयत की लंबाई में दूसरे नंबर की फसल जो गेहूं है उससे संबंधित आयत की लंबाई जोड़ देंगे, फिर मान होगा 9.40। इस तरीके से हर अगली फसल के आयत की लंबाई का योग करते चले जाएंगे और अंत में इन सभी फसलों से संबंधित आयत की लंबाई का योग होगा कुल मूल्य से संबंधित जो आयत की लंबाई है उसके बराबर। आप देख सकते हैं कुल मूल्य से संबंधित जो आयत है उसकी लंबाई है 16.35 सेंटीमीटर और यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी फसलों के आयत की संचित लंबाई का अंतिम योग है 6वें नंबर पे, यहाँ आप देख सकते हैं 16.35 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार आप आयत की संचित लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ ये अंतिम मान कुल मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं आपने आयत की संचित लंबाई ज्ञात करने में गलती की है, ठीक है। अब हम विभाजित आयताकार आरेख की रचना करेंगे और इसके लिए हमें सबसे पहले कुल मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बराबर एक आयत बनाना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कुल मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई है 16.35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने पेपर शीट के बीच में तथा उसके नीचे की ओर सबसे पहले 16.35 सेंटीमीटर की एक क्षैतिज रेखा खींची। इसके बाद इसके दोनों सिरों पर 4 सेंटीमीटर के लंब उठाए
जो हमने उठा दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपरी दोनों सिरों को मिलाते हुए एक क्षैतिज रेखा खींची, जो हमने खींच दी है। अब जो आयत बना, यह आयत कुल मूल्य को प्रदर्शित करने वाला आयत है, जिसकी लंबाई 16.35 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इस कुल मूल्य से संबंधित आयत की लंबाई की रेखा पर अन्य मूल्यों से संबंधित उप आयतों की लंबाई के निशान लगाएंगे, और इसके लिए बताना चाहूंगा आयत की संचित लंबाई के मान को आधार मानेंगे। पहला निशान हम लगाएंगे 5.49 सेंटीमीटर का, और बताना चाहूंगा ये सभी निशान हम इस बिंदु से इधर की तरफ बढ़ते हुए लगाएंगे, यानी इस बिंदु से दाईं ओर बढ़ते हुए लगाएंगे। ठीक है, तो हमने पहला निशान लगा लिया है 5.49 सेंटीमीटर का। मान लीजिए ये वो निशान है, और इस निशान से हम ऊपर उठे और ऊपर उठकर क्षैतिज रेखा में मिल गए। अब जो इस बड़ी आयत में ये उप आयत बनी है, यह चावल की फसल के क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रही है। अब इसके बाद हम गेहूं की फसल से संबंधित जो आयत है उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, और आयत की संचित लंबाई का मान है 9.4 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ये वो निशान है, और इसके लिए भी हम लंबवत उठेंगे और ऊपरी क्षैतिज रेखा में मिला लेंगे। इसके बाद हम मक्का की फसल से संबंधित आयत की लंबाई का निशान लगाएंगे, और मान लीजिए ये वो निशान है 10.56 सेंटीमीटर का, और यहाँ से भी हम लंबवत उठेंगे और ऊपरी क्षैतिज रेखा में मिला देंगे। अब हम बाजरा की फसल से संबंधित आयत की लंबाई का निशान लगाएंगे, और वह निशान है 11.55 सेंटीमीटर का, और मान लीजिए ये वो निशान है, और यहाँ से भी हम ऊपर उठेंगे और ऊपरी क्षैतिज रेखा में मिला देंगे। अब हम चने की फसल से संबंधित आयत की लंबाई का निशान लगाएंगे, और वह आयत की संचित लंबाई का मान है 12.83 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ये वो निशान है, और इस निशान से हम लंबवत उठेंगे और ऊपरी क्षैतिज रेखा में मिला देंगे। अंत में हम निशान लगाएंगे तिलहन की फसल से संबंधित आयत की लंबाई का, जो कि है 16.35 सेंटीमीटर, यानी आयत की संचित लंबाई का मान है 16.35 सेंटीमीटर, जो ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है। इस प्रकार हमने कुल मूल्य से संबंधित आयत को अन्य मूल्यों से संबंधित जो 6 मूल्य हैं, या कहें 6 फसलें हैं, उनके अनुसार इसको 6 भागों में बांट दिया। ठीक है, इसके बाद हम प्रत्येक मूल्य से संबंधित जो उपायत बनी है, उस उपायत में एक भिन्न प्रकार की छाया भर देंगे। ठीक है, और इन उपायतों के ऊपरी भाग में संबंधित फसल का नाम लिख देंगे, और अंत में आरेख के ऊपरी भाग में आरेख का शीर्षक तथा नीचे मापनी का उल्लेख कर देंगे। ठीक है, अब जो आरेख बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। आप देख सकते हैं हमने कुल मूल्यों से संबंधित आयत को अन्य मूल्यों से संबंधित आयत की लंबाई के अनुसार काटकर उपभागों में बांट दिया है, या कहें उप आयतों में विभाजित कर दिया है। इसके बाद हम प्रत्येक उपायत में एक भिन्न प्रकार की या अलग प्रकार की कहें छाया भर देंगे, और आप देख सकते हैं हमने प्रत्येक उपायत में एक अलग प्रकार की छाया भरी है। यहाँ 6 उपायतें बनी हैं, क्योंकि 6 फसलों के मूल्य हैं, इसलिए 6 उपायतों में 6 भिन्न प्रकार की आबाहें भर दी हैं। इसके बाद प्रत्येक उपायत के ऊपर हमने संबंधित फसल का नाम लिख दिया है। यहाँ हमारे आंकड़े फसल से संबंधित हैं, इसलिए फसलों के नाम लिख दिए हैं।
यदि खनिज से संबंधित होता तो खनिजों के नाम लिख देते हैं, या किसी जिला इकाई या प्रशासनिक इकाई कहें से संबंधित होते तो उनका नाम हमें लिखना होता। ठीक है। इसके बाद आरेख के ऊपर हम आरेख का नाम और उसका शीर्षक लिख देंगे, जो हमने लिख दिया है, विभाजित आयताकार आरेख, भारत, मुख्य फसलों का क्षेत्रफल, वर्ष 2013-14। ठीक है। अंत में हम मापनी का उल्लेख करेंगे। साधारण शब्दों में भी लिख सकते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर, या फिर अच्छा यह रहेगा कि हम आरेख के नीचे उसके समानांतर आरेख की लंबाई या उससे अधिक दूरी की एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आरेख की लंबाई है 16.35 सेंटीमीटर, तो हमने यहां इस बिंदु से और यहां तक 17 सेंटीमीटर की एक क्षैतिज रेखा खींच दी और इस पर 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा दिए, और प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के निशान जो है 8 मिलियन हेक्टेयर को प्रदर्शित कर रहा है। पहले निशान पे हमने 8, फिर 8 जोड़ते हुए दूसरे निशान पे हमने 16, इस प्रकार अंतिम योग आ रहा है 136 मिलियन हेक्टेयर। अब आप जानना चाहेंगे कि हमने पैमाना माना था 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित कर रही है 8 मिलियन हेक्टेयर। तो बताना चाहूंगा आयत में 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो आकार है वो 2 मिलियन हेक्टेयर के बराबर ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ लंबाई बेशक 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई यहाँ पर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार 4 वर्ग सेंटीमीटर जो भाग है वो कितने मिलियन हेक्टेयर को प्रदर्शित करेगा, 8 मिलियन हेक्टेयर को, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 2 मिलियन हेक्टेयर को। इस प्रकार इसकी जो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है वह मिलकर प्रदर्शित करेगी फसल के 8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल को। ठीक है। इस प्रकार हमने विभाजित आयताकार आरेख की रचना करी। ठीक है। धन्यवाद।